हेलो एवरीवन। आज काफ़ी दिनों बाद हम वीडियो बना रहे हैं। कुछ कारणों की वजह से मैं नहीं बना सका। और ये भी था कि मैं सोच रहा था कि आपको अब किस चीज़ के बारे में समझाऊं, क्या बताऊं। तो मुझे ये कैटेगरी आज पसंद आई। इसके बारे में बात करना मुझे लगा कि ठीक रहेगा। तो वो कैटेगरी है ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स। तो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स बेसिकली होते क्या हैं? जैसे आप नाम से देख सकते हैं, ईएलएसएस का मतलब है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो ये एक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है। जैसे हम अपना टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट कराते हैं या पीपीएफ में डालते हैं, या जो और गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनमें हम पैसे डालते हैं, वैसे ये भी एक स्कीम है जो कि मनी को हम म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। और उनको स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनका नाम होता है ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स। तो हम लिख लेते हैं पहले इसको कि डेफिनेशन क्या है इसकी। ये है आपका टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स। और ये क्योंकि टैक्स सेविंग है तो इसमें एक लॉक इन पीरियड भी है। जो लॉक इन पीरियड है इसमें 3 इयर्स का, मतलब आप 3 इयर्स तक अपने पैसे को नहीं निकाल सकते। 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड रहेगा इसमें, लॉक इन। ठीक है। तो अब इसमें काफी सारे म्यूचुअल फंड्स आपको मिलेंगे। बहुत सारे फंड हाउसेस हैं, जैसे कोटक का मिलेगा आपको, पराग पारेख, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, टाटा, डीएसपी। तो लगभग सभी जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं उन सब ने अपना अपना एक म्यूचुअल फंड ईएलएसएस का एक कैटेगरी बना रखी है और उसमें उनके होल्डिंग्स हैं। तो आज हम जो एनालाइज करने वाले हैं सबसे पहले वो रहेगा डीएसपी ईएलएसएस म्यूचुअल फंड। ठीक है। तो अब इसको हम एनालाइज कैसे करेंगे? हम इस फंड को, इन जो हमने ये कैटेगरीज लिखी हैं, हम इस पे, इस पैरामीटर्स पे इनको, इस फंड को और बाकी जो भी हम फंड्स आगे पढ़ेंगे और एनालाइज करेंगे। तो अब इनको एनालाइज करने के लिए मैं एक ब्राउजर खोल लेता हूँ अपना, और उसमें हम शुरू करते हैं। तो हमने बस ये करना है, हमने डीएसपी ईएलएसएस म्यूचुअल फंड लिखना है अपने सर्च बार में। तो ये आपको सारी सर्च आपको मिल गई, सर्च की जितनी भी रिजल्ट्स आए हैं। तो इसमें हम इनकी जो खुद की वेबसाइट है उसको खोल लेते हैं, और एक हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म खोल लेते हैं जहाँ पे हमको सब कुछ एट अ ग्लांस दिख जाएगा। तो मैंने एक ग्रो खोल लिया उसके लिए, और यहाँ पर मैंने इनकी खुद की वेबसाइट डीएसपी की खोल ली है। तो हम देख लेते हैं कि जो भी हमने ये पैरामीटर्स लिखे हैं इस पे ये कैसे स्टैंड करता है। तो देख लेते हैं नंबर ऑफ होल्डिंग्स कितनी है। यहाँ पे नंबर ऑफ होल्डिंग हम देख पा रहे हैं कि 63 होल्डिंग्स हैं। होल्डिंग्स है मतलब कि इतने इनके पास, इतनी कंपनियों के इनके पास शेयर्स हैं। और उसमें से टॉप सेक्टर्स कौन से हैं इसमें? टॉप सेक्टर्स अगर आपको जानने हैं तो अब नीचे आए और ये देखें कि इक्विटी सेक्टर एलोकेशन क्या है। तो फाइनेंशियल आप देख पा रहे हैं 37.3% है। 37.3% फाइनेंशियल्स है। देन फाइनेंशियल्स को मैं लिख लेता हूँ, फाइनेंशियल्स 37.3%। ठीक है। देन इनके पास अदर्स है, जिसमें मतलब फ्रेगमेंटेड कई छोटे छोटे इनके पास कंपनीज होंगी जो जिसमें ये इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट जो बड़ा सेक्टर है वो है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करते हैं ये। हेल्थ केयर में यहाँ पे लिख लेता हूँ, हेल्थ केयर, और इसमें इनकी होल्डिंग्स हैं 9.1% की। तो इसके बाद जो है एनर्जी और टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में इनका जो होल्डिंग्स हैं वो है आपकी 8.1%। और ये मेरे को दिखा रहा है कि ये जितने भी टॉप 3 होल्डिंग्स हैं, अगर हम इसको माने, जो फाइनेंशियल्स है, हेल्थ केयर है और टेक्नोलॉजी है, ये काफी डिफेंसिव अप्रोच है। मतलब कि अगर मार्केट बढ़ेगी तो ये बहुत तेजी से बढ़ेगा बाकी शेयर्स की वजह से, जितना भी तेजी से बढ़ेगा। लेकिन जो फाइनेंशियल, हेल्थ केयर और ये टेक्नोलॉजी सेक्टर्स हैं, ये डिफेंसिव होते हैं। ये मार्केट गिरने पे ज्यादा गिरते नहीं है और मार्केट बढ़ने पे बढ़ते हैं, लेकिन उस तेजी से नहीं जिस तेजी से मान लो कि जो बाकी कंपनीज हैं बाकी सेक्टर्स की, उस तेजी से बढ़ सकती हैं। तो इनका काफी हद तक जो इनका आइडियोलॉजी है, वो जितना मुझे समझ में आ रहा है इनके सेक्टर्स को देख के, वो ये है कि ये डिफेंसिव रहना चाहते हैं। मीन्स अपने इन्वेस्टर्स के मनी को ज्यादा रिस्क पे नहीं डालना चाहते, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है। अब हम इसके बाद देख लेते हैं कि इनकी टॉप होल्डिंग्स क्या है। तो हम टॉप होल्डिंग्स में आ जाते हैं यहाँ पे। तो सबसे ऊपर है इनका एचडीएफसी बैंक, और 9.53% इन्होंने इसमें एलोकेट कर रखा है। नेक्स्ट आईसीआईसीआई बैंक 7.53%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4.07, इन्फोसिस 3.51, और ऐसे आपके सामने आ रहा है यहाँ पे इनकी टॉप 10 होल्डिंग्स। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो होल्डिंग्स हैं ये असल में कितनी, मतलब इनकी जो ये कंपनीज हैं इनकी हेल्थ कैसी चल रही है और ये इनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। तो हम यहाँ पे खोल लेते हैं स्क्रीनर। स्क्रीनर हमने खोल लिया।
और इसमें खैर स्क्रीनर मैंने दूसरे उस पर खोल रखा है, तो लेट मी जस्ट गो हियर और ये हमारा स्क्रीनर खुल गया है। तो इनकी जो सबसे बड़ी होल्डिंग है वो है एचडीएफसी बैंक। तो मैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये बैंक है इसलिए हम इसको प्राइस टू बुक के हिसाब से देखेंगे। तो प्राइस टू बुक इसका 3.0 चल रहा है, मतलब कि 3 का इनका प्राइस टू बुक है, और स्टॉक का पीई है जो 19.9 है, जो कि पिछले 3 साल के जो पीई है लगभग उसी के पास है। तो इसमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी चल रही है इसकी ग्रोथ की स्टॉक प्राइस के। बाय द वे मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, और आपको मेरी बात सिर्फ समझने के लिए, नॉलेज लेने के लिए ही सुननी है। बाकी आपको जो भी स्टॉक डिसीजन लेना है वो अपने आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और सलाह लेके करना है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है प्राइस टू बुक के हिसाब से, क्योंकि ये बैंक है इसलिए प्राइस टू बुक देख रहे हैं। तो अगर हम 5 साल के प्राइस टू बुक देखें तो वो 3.6 का रहा है, तो अभी ये 5 साल के मीडियन से भी नीचे चल रहा है। 3 साल में देखें तो 3.2, और अभी भी ये नीचे है। 1 ईयर में देखें तो 2.9, तो लगभग उसी के आसपास है। 1 साल में जितना इसका प्राइस टू बुक था अभी उतना ही प्राइस टू बुक है। और 6 महीने में एक बार हम देख लेते हैं, 6 महीने में 2.9 था और 1 महीने में 2.9 था, तो उसी प्राइस टू बुक के आसपास चल रहा है ये, जितना ये 3 साल पहले चल रहा था। लेकिन इसमें इसके बीच में इसकी अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो हाईएस्ट एवर इनका रेवेन्यू रहा है, हाईएस्ट एवर इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है, और नेट प्रॉफिट भी इनका हाईएस्ट एवर रहा है। तो कंपनी की जो फंडामेंटल्स हैं वो अच्छे हुए हैं, लेकिन अभी भी मार्केट ने इनको उस लेवल की वैल्यूएशंस नहीं दी हैं जिस लेवल की ये शायद अब आगे आने वाले टाइम में अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक को। आईसीआईसीआई बैंक हमने यहाँ पे सर्च किया, प्राइस टू बुक 3.58 का है इनका, और इनका भी हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक देख लेते हैं हम। तो 5 साल में 3.2 का है, और 3 इयर्स में इनका 3.4 का है, यहाँ पे 3.5 है, और 6 महीने में 3.5 है, और 1 महीने में भी 3.5 है। तो ये भी बैंक जो है ये पिछले 3 साल में अपने मीडियन प्राइस टू बुक के आसपास ही चल रहा है, और हाईएस्ट ये 3 साल के डेटा में अगर हम देखें तो 4.1 का गया था। तो यहाँ पर भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिखती है, और इसके साथ साथ हमको फाइनेंशियल्स भी देखने हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका भी सितंबर क्वार्टर का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू गया है, हाईएस्ट एवर इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स गया है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इनका हाईएस्ट एवर है। तो यहाँ पर भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है। नेक्स्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। वैसे मैं इन बैंक्स का जो है एक फंडामेंटल एनालिसिस कर भी चुका हूँ, उसकी वीडियो आपको दिख जाएगी मेरे चैनल पे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी मैं कर चुका हूँ, तो अब हम एक बार इन्फोसिस का देख लेते हैं। ये टेक्नोलॉजी कंपनी है, और इसमें हम देखेंगे पीई कितना है कंपनी का। तो पीई चल रहा है 29 का, और जो 3 इयर्स का पीई था वो 27.6 था, तो लगभग इसी पीई के आसपास ही चल रहा है। और पीई अगर हम 3 साल का डेटा उठा के देखें तो 27.6 का था, 1 साल में भी जो मीडियन पीई 27.6, 6 मंथ में 28.7, और 1 महीने में भी 28.6। तो ये अपने मीडियन के आसपास ही चल रहा है। और इसमें भी इसके अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो ये भी हाईएस्ट एवर इनकी सेल्स है, और जो इनकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी हाईएस्ट एवर है, नेट प्रॉफिट भी इनका लगभग हाईएस्ट एवर है, नहीं इनफैक्ट हाईएस्ट एवर ही है। तो कंपनीज जो इन्होंने सेलेक्ट करी हैं वो अच्छी करी हैं। इसमें एक बार हम सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं कितनी है। सेल्स ग्रोथ 2.85% की है। तो जैसे मैंने कहा कि ये डिफेंसिव कंपनी है, जो टेक्नोलॉजी कंपनी है, और उन्होंने अपनी हाईएस्ट एलोकेशन इसमें करी हुई है, वन ऑफ द हाईएस्ट एलोकेशंस। तो ये डिफेंसिव है। अब हम नीचे अगर देख लें तो इनके पास यहाँ पर एक्सिस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, अगेन इनकी जो है ये टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसमें 2.38% की होल्डिंग्स हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी कंपनी है, और अभी एफएमसीजी थोड़ी दिक्कत में आई हुई थी, क्योंकि जो मिडिल क्लास है वो इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं कर रहा है अपने स्टेपल्स के ऊपर, अपनी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं खाने पीने की, तो उसकी वजह से थोड़ी तकलीफ है। लेकिन जब ये रिकवर करेगा, जब ये साइकिल टर्न होगा, तो जो सबसे पहले ग्रो करती हैं कंपनीज वो एफएमसीजी की होती हैं, और उसमें भी जो टॉप की ब्रांड्स रहती हैं जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, तो ये अच्छे ग्रो करती हैं, और ये भी एक डिफेंसिव है। तो इनकी अप्रोच जो है वो काफ़ी डिफेंसिव होल्डिंग्स पे रही है। और बाकी भी अगर हम देख लें इनकी होल्डिंग्स में, लार्सन टुब्रो आपको दिख रहा है, भारतीय एयरटेल, तो इन सब की जो कंपनीज आप यहाँ पे देख रहे हैं इनको आप अपने स्क्रीनर पे यहाँ पर चेक कर सकते हैं इनकी क्या ऐसी परफॉर्मेंस है, और इससे आपको क्या लग रहा है कि
ये आगे चल के परफॉर्म करेंगे अच्छा कि नहीं करेंगे, तो आप उससे एक एनालिसिस उसका कर सकते हैं। तो अब हम अपने नोट्स में चलते हैं वापस और टॉप होल्डिंग्स में हम लिख लेते हैं। जो टॉप 10 होल्डिंग्स हैं उसमें हमारे पास HDFC बैंक है, HDFC बैंक, देन अपने पास ICICI बैंक है, देन SBI है, देन इन्फोसिस है, देन एक्सिस बैंक है, देन कोटक बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है, और HCL टेक्नोलॉजीज। ये हमारी टॉप होल्डिंग्स में से कुछ होल्डिंग्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनके पास्ट रिटर्न्स कैसे रहे हैं, क्योंकि हम आफ्टर ऑल इक्विटीज में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें रिटर्न्स तो अच्छे ही चाहिए होंगे। तो 3 इयर्स का अगर आप देखें, 3 ईयर CAGR 20.72% की है, एक साल में 35.69, 6 मंथ्स में 13.08 और 1 मंथ में 0.3%। क्योंकि मार्केट अभी आजकल काफ़ी वॉलेटाइल चल रही है तो ज़्यादा रिटर्न एक महीने में नहीं बना, बट अगर आप इनकी फंड परफॉर्मेंस देखेंगे बाकी टेन्योर्स के लिए तो काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है। तो पास्ट रिटर्न्स का हम लिख लेते हैं एक बारी, एक साल का ही लिख लेते हैं, 35.69% इन द पास्ट 1 ईयर, ठीक है, ये हमने लिख लिया यहाँ पर। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या है फंड मैनेजर का। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे इनकी खुद की वेबसाइट पे, और यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं फंड मैनेजर जहाँ लिखे हैं उनके नीचे आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में भी पता लग जाएगा। ये देखिए, सी हिज इन्वेस्टिंग फिलॉसफी। तो हमने इसको खोल लिया, ये एक PDF है और इसमें हम देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। कोर फिलॉसफी उन्होंने ऊपर ऊपर ही में बता दिया कि वो किस टाइप के एक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आई बिलीव इन बाइंग बिजनेसेस फॉर लेस देन व्हाट दे आर वर्थ। I want to buy companies with capable managements, good growth and good balance sheet when they are available at sufficient margin of safety। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उन्होंने बहुत ही एक्सप्लिसिटली बता दिया है कि वो कैपेबल मैनेजमेंट यानी कि जो प्रमोटर्स हैं वो चाहते हैं कि अच्छे प्रमोटर्स की कंपनीज लें, ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हों, बैलेंस शीट्स अच्छी हों, और वही हमने देखा भी जो इनकी होल्डिंग्स हैं HDFC, ICICI, SBI एंड इन्फोसिस, ये अच्छी बैलेंस शीट वाली कंपनियां हैं। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है क्योंकि ये काफ़ी टाइम से आगे बढ़ी नहीं है तो इसमें अब काफ़ी स्कोप है बढ़ने का। आई एम नॉट averse to investing in cyclical businesses close to the troughs in their business cycles or companies where a turnaround in business is expected due to imminent triggers। ये कह रहे हैं कि ये उसके अगेंस्ट नहीं है सिक्लिकल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने के लिए, जब वो अपने बिल्कुल बॉटम पे हो, ट्रफ्स में हो, तब ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं सिक्लिकल बिजनेसेस में भी। तो जो बाकी इनकी कंपनीज हैं वो आपको हो सकता है कि सिक्लिकल बिजनेसेस मिलेंगी। तो 70% जो इनका पोर्टफोलियो है वो कंपनीज हैं उसमें है जिसमें वैल्यूएशन जो है वो सफिशिएंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी देते हैं और सुपीरियर रिस्क रिवॉर्ड देते हैं। तो इनको मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफ़ी अपने जो इन्वेस्टर्स है उसके लिए रखना अच्छा लगता है और वही वो करते हैं। These are A, companies at lower valuations versus their own histories and that of their peers, owing to factors that are temporary in nature, and B, businesses close to cyclical lows and available at distressed valuations। तो ये इनकी फिलोसफी है कि ये अपने लोअर वैल्यूएशंस वाली कंपनीज को लेते हैं जो हिस्टोरिकल लोज पे हों खुद के या अपने पीयर्स के, और जो अपने सिक्लिकल लोस पे हों उनको लेते हैं। ये इन्होंने बताया है कि वैल्यू ट्रैप्स में ना फंसने के लिए ये वो वाली कंपनीज लेते हैं जिसमें ROE कम से कम 12% हो और अर्निंग्स का ग्रोथ 10% से ऊपर हो, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज अपॉन एबिटा जो है 0.5x हो और नेट डेट टू इक्विटी लेस देन 1.5x हो। मतलब ये कंपनीज ऐसी चाहते हैं जो कि किसी भी लेवल पे अगर ये ले लें तो फंसे नहीं उसमें ऊंचे वाले भाव पे। देन ये कह रहे हैं आई बाय सिक्लिकल बिजनेसेस इफ आई एक्सपेक्ट देम टू मीट दीज थ्रेशोल्ड्स विद इन द नेक्स्ट 2 इयर्स। तो ये ऐसे बिजनेसेस लेते हैं सिक्लिकल बिजनेसेस जो नेक्स्ट 2 साल में इन कंडीशंस को मीट करने के काबिल होंगी। फिर कह रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 30% और लेस ऑफ स्कीम्स पोर्टफोलियो इज इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक्स दैट माइट नॉट मीट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्राइटेरिया। तो 30% जो इनकी होल्डिंग्स हैं वो ऐसी रहेंगी जो कि अभी तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, मतलब हो सकता है अपने लाइफ टाइम हाई वैल्यूएशंस पे इन्वेस्ट करे हों या आगे चल के इनको लगे कि इसमें ग्रोथ नहीं आएगी। तो 30% क्योंकि फंड की परफॉर्मेंस भी चाहिए तो उन्होंने वहां पे इन्वेस्ट किया हुआ है। These are companies with visible catalyst for further improvement in growth and or return risk profile. These stocks usually do not end up with a positive active weight.
Conservative assumptions built into the stock price is the measure of margin of safety. I'm also looking for lower relative multiples to own history and peer group of companies. Margin of safety is at the core in my investment process, giving the schemes portfolio a vault tilt. तो ये जो है ये चीज बताता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है इनका कोर है, बिजनेस का जो कोर आइडियोलॉजी है वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 70% in margin of safety assets in safety companies, and the rest 30% in companies that are not as high in margin of safety। यही हमने इसमें से पढ़ा है और यही हमने इसको लिख लिया यहाँ पर। तो ये है हमारा आज का इनका जो हमने एनालिसिस करना था। एक बार हम इनका फंड साइज भी देख लेते हैं, 17,770.63 करोड़ का है। और कुछ चीजें हैं जो मैं आपको इसमें बता देना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर इनका जो जितना भी मनी है वो एक्विटीज में लगा हुआ है 96.7%, और कैश जो है इनके हाथ में अभी 3.3% है, जो कि इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसमें डिप्लॉय करेंगे। टॉप 5 होल्डिंग्स में इनके 28% लगे हुए हैं, टॉप 20 में 58%। पी रेशियो जो है पूरे फंड का 22.65 है और प्राइस टू बुक 3.56 है। अल्फा का मतलब होता है कि कितना ये जो अपना इंडेक्स है उससे कितना ये अच्छा रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। तो 3.84 यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनकी जो रिटर्न्स हैं वो 3.84 टाइम्स अच्छे बन सकते हैं। देन बाकी ये भी बीटा है, शार्प है, सॉटिनो है, ये बताता है कि कितना रिस्क ले रहे हैं पर यूनिट ऑफ ग्रोथ, तो वो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये अच्छे पैरामीटर्स हैं, 1 से नीचे रहे बीटा तो अच्छा रहता है। शार्प रेशो भी अच्छा है और सॉटिनो भी इनका अच्छा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 500 की करनी है, और ये कुछ 5 सालों के, 3 सालों के और 1 साल का जो रिटर्न है कैटेगरी वाइज भी इन्होंने दिया है। तो 5 साल में इन्होंने 22.8 का रिटर्न दिया और कैटेगरी ने 19.6, 3 साल में 20.7 और कैटेगरी ने 17.5, और 1 साल में 35.7 और कैटेगरी ने 28.6। पीयर कंपैरिजन भी दिया है यहाँ पर। पीयर कंपैरिजन में SBI है जो कि 39.5% उन्होंने रिटर्न दिया है। अच्छा, पहले अगर कोई रिटर्न दिया है उसका ये मतलब नहीं है कि वो आगे चल के भी वैसे ही रिटर्न देगा, हो सकता है दे, हो सकता है ना भी दे। तो ऐसा कोई पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ द फ्यूचर परफॉर्मेंस, ऐसा रहता है। बाकी एक्सपेंस रेशियो है 0.75% इंक्लूसिव ऑफ GST, मतलब कि आपकी जितनी भी यहाँ पे रिटर्न बनेगा उसका 0.75% जो है वो एक्सपेंस में आपको देना होगा फंड मैनेजर को। बाकी एग्जिट लोड कुछ नहीं है, मतलब जब आप एग्जिट करेंगे तब आपको कुछ नहीं, मतलब अपार्ट फ्रॉम द एक्सपेंस रेशियो आपको और कुछ नहीं देना है। स्टैम्प ड्यूटी और ये टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं, ये हमने देख लिया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक दूसरे म्यूचुअल फंड के साथ। थैंक यू, बाय बाय।